दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या है एवं वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव किसे कहते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पदार्थ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं होती है। पत्थर, लकड़ी, पानी, दूध, हवा आदि सभी पदार्थ के उदाहरण हैं जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। पदार्थ का अध्ययन विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रकृति को समझने में सहायता मिलती है। हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े नहीं होते, उनके बीच थोड़ी खाली जगह होती है। उदाहरण, एक गिलास पानी में यदि नमक या चीनी डालें तो वह घुल जाती है। पानी का स्तर बहुत अधिक नहीं बढ़ता क्योंकि नमक के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में चले जाते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। उनकी यह गति तापमान बढ़ने पर और तेज हो जाती है। उदाहरण, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। परफ्यूम की गंध कुछ ही समय में चारों ओर फैल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रसरण कहते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है जिसे अंतरा अनुक बल कहते हैं। उदाहरण, रबर की पट्टी को तोड़ने में बल लगाना पड़ता है। लोहे की कील आसानी से नहीं टूटती क्योंकि उसमें आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस में यह बल अधिक, द्रव में कम और गैस में बहुत कम होता है। हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं से तात्पर्य उन विभिन्न भौतिक रूपों से है जिनमें पदार्थ विद्यमान रह सकता है। इन अवस्थाओं का निर्धारण अणुओं, परमाणुओं की व्यवस्था, गति एवं आपसी आकर्षण बल जैसे कारकों से होता है। परंपरागत रूप से पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं मानी जाती है। पहला, ठोस। इसमें पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कण बहुत पास पास व्यवस्थित होते हैं और कंपन करते हैं। उदाहरण, बर्फ, लोहा, पत्थर आदि। दूसरा, द्रव। इसमें पदार्थ का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। कण पास पास होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। उदाहरण, पानी, दूध, तेल आदि। तीसरा, गैस। इस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कण बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। उदाहरण, ऑक्सीजन, हवा, भाप आदि। हमारा अगला टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तापमान और दाब में परिवर्तन के कारण पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में बदलता है। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना, पानी का भाप बनना, भाप का पानी बनना आदि। इसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। पहला, तापमान के कारण अवस्था परिवर्तन। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। वे तेजी से कंपन या गति करने लगते हैं जिससे उनके बीच आकर्षण बल और दूरी में परिवर्तन होता है और यही अवस्था परिवर्तन का कारण बनता है। दूसरा, दाब के कारण अवस्था परिवर्तन। दाब बढ़ाने से कणों के बीच की दूरी कम होती है और पदार्थ सघन अवस्था की ओर जाता है, जबकि दाब घटाने से कण दूर होते हैं और पदार्थ गैसीय अवस्था की ओर जाता है।
इसलिए दाब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण, एलपीजी गैस को सिलेंडर में बहुत अधिक दाब पर रखने से वह द्रव अवस्था में रहती है। हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक यानी उबाल बिंदु से कम तापमान पर धीरे धीरे गैस में बदल जाता है। यह द्रव की सतह पर होने वाली सतही घटना है, क्योंकि उबलना पूरे द्रव में होता है जबकि वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा, क्योंकि अधिक क्षेत्रफल का अर्थ है अधिक कणों का वायुमंडल के संपर्क में आना। उदाहरण, थाली में रखा पानी जल्दी सूखता है जबकि गिलास में रखा पानी धीरे सूखता है। दूसरा, तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक तापमान पर तरल के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वह आसानी से वाष्प बनकर निकल जाते हैं। उदाहरण, गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी वाष्पित होता है। तीसरा, आर्द्रता। हवा में आर्द्रता यानी नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है, क्योंकि हवा पहले से ही जल वाष्प से भरी होती है, इसलिए वह और वाष्प नहीं ले पाती। उदाहरण, बरसात के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं। चौथा, हवा की गति। हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि बहती हवा तरल की सतह से बनी जल वाष्प को हटा देती है, जिससे नया वाष्पीकरण होता रहता है। उदाहरण, तेज हवा में पसीना जल्दी सूख जाता है। हमारा अगला टॉपिक है वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है तो वह अपने आसपास या जिस सतह से वाष्प बन रहा है उष्मा ले लेता है। इस कारण आसपास का क्षेत्र या सतह ठंडी हो जाती है। इसी को वाष्पीकरण का शीतलन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, पसीना आना। गर्मी में शरीर पसीना छोड़ता है। पसीने का वाष्पीकरण त्वचा से ऊष्मा ले लेता है, इसलिए शरीर ठंडा महसूस करता है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।